नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। उत्तराखंड मामले में अपनी ही सहयोगियों के निशाने पर मोदी सरकार। शिवसेना ने तानाशाही न करने और लोकतंत्र के महत्व को समझने की दी सलाह। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने भावुक अपील का हुआ असर। सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार ने लगाई मुहर। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने भेजे थे नाम। बीजेपी सांसद ने भारत नेपाल सीमा पर तारबंदी करने की मांग की। नेपाल से हो रहे घुसपैठ से नक्सलवाद की समस्या बढ़ने का किया दावा। भारत में आतंक का जाल बिछाने में जुटा आईएसआईएस 25 विदेशी हैंडलर के जरिए युवाओं को जिहादी बनाने की हो कोशिश। विदेश से ही चला रहे हैं पूरा नेटवर्क। और केरल में इस बार समय से पहले दस्तक देगा मॉनसून। मई के आखिर तक पहुंचने की संभावना। 18 से 20 मई के बीच मॉनसून के अंडमान निकोबार पहुंचने की भविष्यवाणी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। केंद्र और महाराष्ट्र में सरकार की सहयोगी शिवसेना ने भी इस मामले में बीजेपी की आलोचना की है। शिवसेना ने कहा कि जल्दबाजी में उत्तराखंड पर राष्ट्रपति शासन लादकर शक्ति दिखाने का जिन्होंने प्रयास किया वो खुद चित हो गए। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है, तानाशाह मत बनो, तानाशाह हिटलर का भी गर्व अहंकार खत्म हो गया और अंधेरे खंडक में उसे गोली मारनी पड़ी, इसलिए लोकतंत्र के महत्व को समझो। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने की गई चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की भावुक अपील का खासा असर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सरकार को भेजे गए 4 नामों पर मुहर लग गई है। इसे शुक्रवार को ये जज शपथ लेंगे। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने ट्वीट करके कहा, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 3 मई को 4 नामों की सिफारिशें भेजी और सरकार ने बहुत कम वक्त लेते हुए 11 मई को सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियुक्ति पर हामी भर दी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भारत नेपाल सीमा पर तारबंदी करने की मांग की है। उनका कहना है कि भारत और नेपाल के बीच खुले रास्तों के चलते नेपाल के लोग यहां घुस जाते हैं। इसके चलते भारत में नक्सलवाद की समस्या भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा, 1950 में भारत नेपाल संधि के चलते हमने नेपाल के लोगों को यहां आने और नौकरी करने की अनुमति दी। इसके बाद से नक्सलवाद बड़ा मुद्दा बन गया है। नेपाल के साथ सीमा पर सुरक्षा कम है। इसके चलते चीन और पाकिस्तान जैसे देश व आईएसआई जैसी एजेंसियां इस बात का फायदा उठा रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में डीएम के प्रमुख एम करुणानिधि के बड़े बेटे एम के अलागिरी वोट नहीं डालेंगे। उनका कहना है कि इन चुनावों को लेकर उनका कोई ओपिनियन नहीं है। अलागिरी पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज है। उनके छोटे भाई स्टावलिन का रुतबा ज्यादा है और उन्हें ही करुणानिधि का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। हालांकि इस बार भी डीएमके की ओर से सीएम पद के लिए करुणानिधि ही दावेदार है। वो 13वीं बार इस पद की दौड़ में है। भारत में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों को फैलाने के लिए 25 विदेशी महिला और पुरुष हैंडलर अलग अलग देशों में बैठकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। ये हैंडलर भारतीय युवाओं को जिहादी बनने के लिए उकसा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 25 हैंडलर में से 5 महिलाएं हैं जो फिलीपींस, केन्या, अर्जेंटीना, श्रीलंका जैसे देशों में बैठकर आईएसआईएस में शामिल होने के लिए युवाओं को भड़का रही है। ब्रिटिश राजशाही द्वारा दुर्लभ राजनयिक भूल के तहत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पिछले साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ब्रिटेन की राजकीय यात्रा के दौरान चीन के अधिकारियों को बहुत अशिष्ट कहते हुए कैमरे में कैद हो गई। वहीं प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी नाइजीरिया और अफगानिस्तान को दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में शामिल कहते हुए नजर आए हैं। एक आधिकारिक शाही कैमरामैन ने बकिंघम पैलेस गार्डन पार्टी के दौरान उनकी टिप्पणियां रिकॉर्ड की, जिन्हें आज प्रसारित किया गया। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बीच तुलना करना सही नहीं है। वीरू ने कहा कि किसी भी 2 क्रिकेटरों की तुलना नहीं की जानी चाहिए। लोगों ने मेरी तुलना भी तेंदुलकर और विवियन रिचर्ड्स से की थी और ये सही नहीं था क्योंकि मैं जिस युग में खेला वो रिचर्ड्स के युग से अलग था।
इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें कोहली की तुलना तेंदुलकर से करनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के रास्ते देश में इस माह के अंत तक प्रवेश कर सकता है। आमतौर पर 1 जून को आने वाला मानसून इस बार कुछ दिन पहले ही प्रवेश का अनुमान मौसम की जानकारी देने वाली निजी कंपनी स्काईमेट जता रही है। ये मानसून जून से सितंबर तक के लिए सक्रिय रहता है। स्काईमेट के मुताबिक 18 से 20 मई के बीच मानसून अंडमान और निकोबार तक पहुंच जाएगा। इसके बाद ही मानसून केरल में प्रवेश करेगा। इसी बीच भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों पर भी मानसून छाने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्यायपालिका पर सरकारी कामकाज में दखलंदाजी करने का आरोप लगाया है। जेटली ने कल राज्यसभा में कहा कि रोज के अदालती दखल से सरकार को परेशानी हो रही है। सरकार के सभी कामों में पिछले काफी दिनों से अदालत का दखल बढ़ गया है, जिससे काम प्रभावित हुआ है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान अरुण जेटली ने सरकार का दर्द बयां करते हुए कहा कि अब लगता है कि सरकार का काम बजट तैयार करना और टैक्स वसूली करना ही रह गया है, क्योंकि बाकी कामों में किसी न किसी तरह से अदालत का दखल हो जाता है, जिससे वक्त पर काम पूरा नहीं हो पाता है। दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरी का मसला अब चुनाव आयोग के पाले में है। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग असम, बंगाल, केरल विधानसभा चुनावों के बाद मामले में फैसला करेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मसले पर जो जवाब चुनाव आयोग को भेजा गया है, उसे लेकर अटकलें भी तेज है और सरकारी खेमे में हालात क्या है, इस बात का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा कि उत्तराखंड में मिले सबक के बाद अब उम्मीद है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ कदम उठाने से पहले सोचेगी। बिहार के गया में जेडीयू एमएलसी के बेटे द्वारा मारे गए आदित्य सचदेव के परिवार वालों ने मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। सचदेव परिवार का कहना है कि उन्हें अब बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है। अब तक परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली है। आदित्य की मां चंदा सचदेवा ने बेटे की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वजह है परिवार को आदित्य के खून से सने कपड़े का फेंका मिलना। जब आदित्य के खून से सने कपड़े परिवार को फेंके हुए मिले तो परिवार का राहसाहा धैर्य भी टूट गया। लंदन के फेज कल्चरल फाउंडेशन ने जेडीयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को न्योता भेजा है। ये न्योता सितंबर महीने में लंदन में होने वाले सालाना फेज पीस फेस्टिवल में आकर लेक्चर देने के लिए भेजा गया है। लंदन में ये फेस्टिवल 2011 से मशहूर कवि और एक्टिविस्ट फैज अहमद फैज की याद में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए कन्हैया कुमार को फेज कल्चरल फाउंडेशन की ओर से एक ईमेल भेजा गया है, जिसमें लिखा है कि फाउंडेशन की ओर से कन्हैया का लंदन का टिकट और रहने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि अभी तक कन्हैया कुमार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। विजय माल्या को स्वदेश लाने में भले ही भारत को झटका लगा है, लेकिन सरकार का मानना है कि वो विजय माल्या को भारत में डिपोर्ट करा लेंगी। इसी कड़ी में भारत ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि करने की कोशिश में है। इस बीच लोकसभा में एक सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि इस वक्त 42 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि हो चुका है और 9 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि की व्यवस्था है। भारत सरकार अब इसी प्रत्यर्पण संधि के तहत जो भी अपराधी है उसे भारत की जमीन पर लाकर उस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहती है। भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई के हाजी अली दरगाह पहुंची और वहां माथा टेका, लेकिन वो मजार तक नहीं जा पाई। दरगाह से निकलने के बाद देसाई ने कहा कि आज उन्होंने हाजी अली दरगाह में प्रवेश किया। वो वहां तक गई जहां तक महिलाओं को जाने और इबादत करने की अनुमति है। उन्होंने बताया कि उन्होंने दरगाह के अंदर तक महिलाओं के जाने के लिए मन्नत मांगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दरगाह ट्रस्ट 15 दिनों के अंदर महिलाओं को वहां तक जाने की इजाजत नहीं देता है जहां तक पुरुष जाते हैं, तो वो लोग विरोध प्रदर्शन करेगी। गृह मंत्रालय की फॉरेनर्स डिवीजन सीबीआई की जांच के घेरे में है, क्योंकि कई फाइलें मिल नहीं रही। इससे पहले इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन से इशरत की फाइल गायब हो गई थी। उधर मंत्रालय में तैनात अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी के अपने घर से गायब हो जाने से मामला और गंभीर बन गया है और इसलिए गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन में सभी फाइलों का ऑडिट चल रहा है।
आशंका है कि कई फाइलों से सीक्रेट नोट्स गायब है। माना जा रहा है कि एनजीओ से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां जो मंत्रालय ने इकट्ठा की थी वो उन एनजीओ तक पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगभग 5 बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। इस ऑपरेशन में पहली बार आईएसआरओ को भी शामिल किया गया है। आईएसआरओ की सैटेलाइट फोटो के सहारे पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों को उनकी मांद में घुसकर मार गिरा रहे हैं। दरअसल बस्तर के अभुजमार इलाके में जंगल के भीतर पानी से भरे तालाबों में आईएसआरओ के वैज्ञानिक निगाह लगाए बैठे हैं, जहां से पल पल की तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के कंट्रोल रूम तक पहुंच रही है। कुछ दिनों पहले इसी इलाके के तालाबों के आसपास नक्सलियों ने डेरा डाला हुआ था, लेकिन जैसे ही इस तालाब पर सुरक्षा बलों ने धावा बोला कि नक्सली मैदान छोड़ भाग खड़े हुए। रूस से लाया गया बिल्कुल नया MiG-29 के लड़ाकू विमान गोवा बंदरगाह पर 9 दिनों से खड़ा है। सूत्रों ने बताया कि ये विमान तब तक कहीं नहीं जा सकता जब तक रक्षा मंत्रालय 160 करोड़ रुपए से ज्यादा की कस्टम ड्यूटी चुका नहीं देता। देश भर में हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर इन दिनों करोड़ों रुपए के मरम्मत किए गए विमान इंजनों और सैन्य साजो सामान की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी वर्ष सरकार ने कहा था कि सेना को भी अब आयाती सामानों पर कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। इसके पीछे विचार यही था कि भारतीय रक्षा निर्माताओं के लिए एक समान स्तर उपलब्ध कराया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन संभावित डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के सामने अगरबत्तियां और घी का हवन किया जा रहा है। यह आयोजन हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने किया। इस दक्षिणपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनकी जीत के लिए हवन कार्यक्रम का आयोजन किया। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि ट्रंप ही वो शख्स है जो मानवता को इस्लामिक और इस्लाम आतंकवाद से बचा सकते हैं। ट्रंप को अपना समर्थन जाहिर करने के लिए करीब 1 दर्जन हिंदू सेना के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए। उनके साथ एक पंडित और ट्रंप के पोस्टर थे। इराक की राजधानी बगदाद में कल हुए 13 कार बम धमाकों में कम से कम 94 लोगों की मौत हो गई है। बगदाद में हुए ये अब तक सबसे भयानक हमले हैं। ये हमले उस वक्त हुए हैं जब सरकार राजनीतिक संकट से घिरे हैं और कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि मौजूदा संकट से आईएस के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। ये भीषण हमला उत्तरी बगदाद के शिया बहुल इलाके में हुआ। विस्फोट से आसपास की दुकानों में आग लग गई और वो मलबे में तब्दील हो गई। धमाके के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पहलवान रविंद्र खत्री और बबीता कुमारी ने अपने प्रतिद्वंदियों के 2 परीक्षण में विफल रहने के बाद आगामी रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ओलंपिक में अब भारत के 8 पहलवान हिस्सा लेंगे। खत्री को ग्रीको रोमन 85 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक में जगह मिली क्योंकि एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में किर्गिस्तान के केंजेव झानारबेक को डोप परीक्षण में पॉजिटिव पाया गया। एशियाई क्वालिफायर के महिला वर्ग के 53 किलोग्राम में मंगोलिया की सुमिया एर्देनेचिमेंग के पॉजिटिव पाए जाने पर बबीता को इस वर्ग में ओलंपिक में जगह मिली। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।